नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा में जाट आरक्षण की। 9 साल पहले एक मांग उठी थी, उसके बाद हिंसा हुई, कई जाने गई। सरकार और जाट समाज की जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी, उसके बीच में एक समझौता होता है जिसमें 7 मांगों पर सहमति बनी। लेकिन उनमें से कितनी मांगे आज तक पूरी हुई है और कितनी मांगे लंबित है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, पैरवी करने के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को जाट जो छोटूराम धाम है जसिया में, वहाँ पे इनवाइट किया है ताकि उनकी मजबूती के साथ पैरवी हो और वो अपनी मांगों को पूरा करवा पाए। फरवरी 2016 का आरक्षण सभी को याद है और आरक्षण इस बात को लेकर था कि जाट समाज को स्टेट के और सेंटर के अंदर आरक्षण दिया जाए और उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि बाकी जातियों की तरह जाट समाज जो प्राइमरीली खेती पर निर्भर है, अब वो पिछड़ चुका है। उसे अपना गुजर बसर करने के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं के अंदर रिजर्वेशन चाहिए ताकि वो अपना मजबूत पक्ष रख सके और समाज में विकास कर सके। लेकिन अब 9 साल हो चुके हैं और 9 साल में काफ़ी कुछ हो गया है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और काफ़ी सारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने वादे किए थे जाट आरक्षण संघर्ष समिति से, लेकिन उनमें से कितने वादे पूरे हो पाए हैं और कितने अभी पेंडिंग है और प्रयास अभी चल रहा है। भाजपा में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह डोमरखा पहले संघर्ष समिति और सरकार के बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, एक कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन वो उनके कांग्रेस में वापस लौटने के बाद कोई बड़ा नेता संघर्ष समिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, इसलिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को अब इन्होंने इनवाइट किया है। आज छोटूराम धाम जसिया में उनका प्रोग्राम है। ओपी जी, सबसे पहले तो ऑडियंस को अगर ना पता हो तो ये बता दे कि जो जसिया गांव है वो रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे के ऊपर ही एक बड़ा सा धाम बन रहा है और आप ये मानिए कि उस धाम के अंदर अभी हॉस्टल लगभग बनकर तैयार है और भी काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। करीब 15 करोड़ की लागत लग चुकी है और ये सारा वो पैसा है जब आरक्षण चल रहा था हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर, जिसका प्राइम एपी सेंटर था, तो ये सभी डोनेशन से पैसा आया था और उस समय ये वादा किया गया था कि समाज के उत्थान के लिए हम इस पैसे का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे और आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अब स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है। पहले उसके अंदर आइल्स की क्लासेस चलाई गई, अब वहाँ एआई की क्लासेस चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी और वहाँ हॉस्टल की सुविधाएं भी होंगी, वहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सुविधाएं भी होंगी और जाट समाज को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सत्सिंह जी, आप छोटूराम धाम पे आएंगे बाद में, पहले हम जहाँ से ये शुरुआत हुई थी वहाँ पे चलते हैं। 2016 में यहाँ जो अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति बनी, हालांकि पहले ही बन चुकी थी, लेकिन 2016 से पहले यशपाल मलिक के नेतृत्व में हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को मतलब एक आवाज़ दी गई और वो धीरे धीरे जो जाट समाज है वो एकजुट होता चला गया और धरने प्रदर्शन और रोड जाम, पता नहीं क्या क्या हुआ, लंबे समय तक हुआ ये। और जब ये 2016 में जो घटना हुई उसके बाद 52 दिन तक जसिया में, जींद में, गोहाना में अलग अलग जगह पे जाम लगे, रोड जाम किए, धरने प्रदर्शन भी किए। मतलब बहुत ज़्यादा ये हरियाणा में एक इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 30-32 युवाओं की जान भी गई 2016 में और काफ़ी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। तो उसके बाद भाजपा सरकार और अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें 7 मांगे पूरी करनी थी। जी,
तो जो आप बता रहे हैं कि 29 के करीब शायद युवाओं की मतलब डेथ हुई थी उस दौरान, और 200 से ज़्यादा ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, और आरक्षण जो था वो आरक्षण की मांग को लेकर ही था। और वैसे तो जो टोटल एफआईआर हुई थी पूरे हरियाणा में 2016 में वो 1200 के आसपास थी। तो टोटल जिसमें से शायद मुझे जहाँ तक याद है तो उस समय आरक्षण के दौरान एक अलग ही माहौल था हरियाणा के अंदर। और हालांकि बात तो इस बात पे शुरू हुई थी कि समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण जो है वो गलत डायरेक्शन में भटक गया। और पुलिस और हरियाणा सरकार ने भी लॉ एंड ऑर्डर का जितना मजबूती से संभालना चाहिए था, जो विजडम दिखानी चाहिए थी, एक तरफ राजकुमार सैनी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं जाट समाज के बारे में, दूसरी तरफ यशपाल मलिक उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये जो वर्बल वॉली जो खेली जा रही थी समाज में, सबसे ज़्यादा खटास उसी बात ने जो है ना पैदा की। और उस समय राजकुमार सैनी बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और बीजेपी चाहती तो इसको बहुत पहले ही सारे मामले को कंटेन कर सकती थी, क्योंकि किसी भी जाति विशेष के खिलाफ आप संवैधानिक पद पर बैठकर स्टेटमेंट देने का मतलब है बार बार कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी या सरकार ही ये कुछ करवा रही है। और उसके बाद 19 फरवरी 2016 आई, वो रोहतक में क्या हुआ, भिवानी में क्या हुआ, झज्जर में क्या हुआ, वो हम सबको पता है। लेकिन आज जो मुद्दा है ना हम ये है कि भाई आखिर मूल मांगे जो थी, उसके बाद अमित शाह से मीटिंग हुई, अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह उस समय बीजेपी में होते थे, वो अगुवाई कर रहे थे, सारी बातें थी। और चौधरी छोटू राम धाम जो है वो बाद में आया, सारी बातें हुई। तो वो जो मुख्य मांग थी उनमें से कुछ मांगे अभी पेंडिंग भी हैं। देखो सत सिंह जी, जो 7 मांगे मोटा मोटी जो है उस समझौते के दौरान रखी गई थी, जिनको पूरा करने का आश्वासन सरकार ने दिया था। उसमें पहली जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी कि हरियाणा में और सेंट्रल में जाटों को आरक्षण मिले। दूसरा जो मांग थी वो जो 2016 में जो हिंसा हुई और जितने भी उसमें हिंसा के दौरान युवाओं की मौत हुई, उनके घर वालों को सरकारी नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले। तीसरा था कि जो घायल थे उन घायलों को मुआवजा मिले। चौथा ये था कि जो जसैया में जो छोटू राम धाम बनाया जा रहा है उसमें सरकार कुछ अपना कंट्रीब्यूट दे, ताकि यहाँ एक इंस्टीट्यूशन बने और या जो जाट समाज के युवा है उनको नौकरियों के लिए तैयार किया जाए, उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाए। वो हॉस्टल का जैसे आपने जिक्र किया, हॉस्टल भी वहाँ पे बनाया गया, लेकिन वो अभी सरकार की तरफ से उस पर कोई 1% भी योगदान नहीं है, क्योंकि जाट समाज ने ही अभी तक जितना जो डोनेशन दिया, जो NRIs है, जो अदर स्टेट के भी है समाज के लोग, उन्होंने ही ये जसैया में जाट समाज के लिए दिया। फिर जब से सबसे बड़ी जो मांग थी इसमें वो थी मुकदमे, जो युवाओं पे जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो मुकदमे जो है वो वापस लिए जाए, केस जितने भी है। तो ये ऐसी मांगे एक मांग ये भी थी कि जो SBC में युवाओं का चयन प्रक्रिया फॉलो करने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और वो रद्द कर दिया गया। और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों पे कोर्ट का स्टे भी है, जैसे रिजर्वेशन वाला मुद्दा है तो इसमें स्टे भी है कोर्ट का। अब ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है, और सरकार इसकी अच्छी तरह से पैरवी भी नहीं कर रही है, क्योंकि स्टे तो तब हटेगा जब सरकार इसकी पैरवी करेगी। और अभी जो दबाव बनाया जा रहा है, देखो मांगे जो है ना सत सिंह जी, जो खत्म जो सरकार ने पूरी की है, एक तो जो जिन लोगों की युवाओं की मौत हुई थी उनको मुआवजा मिल चुका है, नौकरियों में देने का भी प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। जिन जिन परिवारों को की मौत हुई थी युवाओं की, उनको नौकरी का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, मुआवजा भी दिया जा चुका है। जो मांगे पूरी नहीं हुई हम उनकी बात करते हैं, उनमें सबसे बड़ी मांग है, एक तो रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिला है। एक जो 1600 के आसपास युवाओं की जो ज्वाइनिंग होनी थी, जो ऐन वक्त पे उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, वो पूरी नहीं हुई है।
क्योंकि वो भी कोर्ट का एक डिसीजन है। फिर जो मुकदमे वापस लेने की बात हुई थी उसमें भी कोई रिट दायर की गई थी, उसके बाद वो अभी मामला जो है उस पर भी स्टे है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये मांगे जो है अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे युवा हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और आज वो सीबीआई और स्टेट विजिलेंस और हरियाणा पुलिस की जो जांच है और कोर्ट में आज भी तारीखी चक्कर काटते हुए रहे, उसमें मैं सरकार को ही इसमें अकेला इसमें दोषी नहीं बताएंगे सत सिंह जी, क्योंकि जो अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति थी उस समिति के लोगों ने भी उन युवाओं के परिवारों को आश्वासन दिया था, उन युवाओं को भरोसा दिया था कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जितने भी युवा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जो आज चंडीगढ़ पंचकुला सीबीआई की अदालत में चक्कर काट रहे हैं, उनको किराया तक भी आरक्षण संघर्ष समिति ने नहीं दिलवाया। उनके केस लड़ने के लिए संघर्ष समिति की तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं किया और उनको किराया भाड़ा तक भी नहीं दिया गया। क्योंकि ऐसे मेरे कई युवाओं के साथ जो बातचीत हुई है जो कि सीबीआई की कोर्ट में जाते हैं, एफआईआर उन पर है, संघर्ष समिति ने उनका कोई साथ नहीं दिया। देखिए, इस बारे में यशपाल मलिक से भी मीडिया की कई बार बातचीत हुई है। उनका तो ये कहना है कि हमने लीगल एड प्रोवाइड कर दी है और जहाँ तक जो पीड़ित थे उनको मुआवजे की बात है वो संघर्ष समिति ने प्रोवाइड कर दिया। इस बात पे विवाद है जो आपने कहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमें कोई भी मदद नहीं दी गई, जबकि यशपाल मलिक का ये कहना है कि सबको मदद दी गई है और उनके पास सारा रिकॉर्ड है। एक बार ये भी बात चली थी कि भाई चंदे का हिसाब दिया जाए। नहीं, जो अखिल भारतीय संघर्ष समिति थी जिसको यशपाल मलिक जो लीड कर रहे थे, उसमें भी मनमुटाव हुआ और काफ़ी विवाद हुआ और कुछ लोग जो है वो संघर्ष समिति से बाहर भी हो गए। हालांकि ऐसा भी कहते हैं कुछ लोगों को संघर्ष समिति से निकाल दिया गया, लेकिन वो तो चलो इनका आपस में अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जो पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं है। अच्छा, इसमें और भी बात जो इंटरेस्टिंग देखने को मिली है कि 9 साल का पीरियड हो गया है और चौधरी बीरेंद्र सिंह और भी काफ़ी सारे नेता इसी बीच संघर्ष समिति के साथ जुड़े, चौधरी छोटूराम धाम जसिया के साथ जुड़े, लेकिन जो हमारे रोहतक के लोकल सबसे मजबूत जाट समाज के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने यहाँ वो रुचि नहीं दिखाई जो रुचि जाट समाज या जसिया धाम उनसे अपेक्षा कर रहा था। कि क्योंकि हुड्डा साहब आज के दिन हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, जाट समाज में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे 4 बार के सांसद हैं और ये रोहतक एरिया जहाँ ये सब कुछ हो रहा था वहाँ से उनको छोटूराम धाम को वो मजबूती नहीं मिल रही जैसी उनसे अपेक्षा की गई है। इस बारे में उनको इनवाइट भी काफ़ी बार किया गया, लेकिन वो शायद कभी नहीं पहुँचे छोटूराम धाम में। लेकिन सत सिंह जी, जो जाट समाज के बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे छोटूराम धाम के स्थापना दिवस पे या जो भी वो वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं साल में एक बार, स्थापना दिवस पे, फाउंडेशन डे मनाते हैं अपना छोटूराम धाम पे, तो वहाँ पे जो भी हरियाणा के जाट समाज के बड़े नेता वहाँ पहुँचे, उनका योगदान क्या है। मेरी पिछले दिनों संघर्ष समिति के जो आजकल संचालित कर रहे हैं, जो संघर्ष समिति में एक्टिव मेंबर हैं, उनसे बातचीत हुई। चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटूराम धाम पे पहुँचे थे जसैया में, मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि जितना भी इसमें लोहा सरिया लगेगा वो मैं उपलब्ध करवाऊँगा, क्योंकि मैं स्टील मिनिस्टर हूँ केंद्र सरकार में। लेकिन एक सरिया भी वहाँ पे या लोहे का एक नट भी वहाँ पे पहुँचा हो चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से, तो वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग बता सकते हैं। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पे गए थे और 1 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की थी, तो वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति बता सकती हैं क्या वो 1 करोड़ रुपये अभय सिंह चौटाला दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे दिल्ली के एक विधायक थे विजेंद्र कादियान है, तो वो भी वहाँ पे आते रहे हैं और सोनिया दुहन जो एनसीपी के नेता है वो भी वहाँ पे गई थी और भी जो बड़े नेता है अलग अलग पार्टियों के
वो भी वहाँ पे कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। लेकिन छोटूराम धाम में जो निर्माण कार्य हुआ है उनमें, उस काम में किस बड़े नेता ने भाजपा के अलावा भाजपा, कांग्रेस, INLD या आपका जो जजपा, किस पार्टी के नेता ने वहाँ पे क्या योगदान दिया, देखिए ये भी तो वहाँ होना चाहिए। 15-17 करोड़ रुपए वहाँ लगे हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो वो सभी आम आदमी जो समाज के चंदा देने वाले आम आदमी हैं, गांव के हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे किश्तकार हैं, उन्होंने तो खूब खुल के चंदा दिया। NRI भाइयों ने भी खूब चंदा दिया, ऐसा बता रहे हैं। तो अगर पैसा लगा हुआ है तो वो सब आम आदमी का लगा हुआ है। नेता की जहाँ तक आपने पोल खोल के रख दी है कि भाई इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने इस बात का, इस वोट बैंक का खूब भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो दोस्तों, छोटूराम धाम के बारे में और जो 2016 से पहले और उसके बाद जो सरकार के बीच में समझौता हुआ, जो मांगे रखी गई थी, उनको लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं, अपने कमेंट्स देकर हमें बताइए, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी जो राय है या आपके जो कमेंट्स आप देंगे उस पे हम अगले एपिसोड में उनको शामिल कर सकें। नमस्कार। नमस्कार।